मैंने बाद में यह भी समझाने की कोशिश करी, बाद में टेलीविजन के इंटरैक्शन के दौरान, कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी, दिस मैन केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे इतना बोला, आपने हनी ट्रैप वर्ड कैसे यूज करा, आपने ये कैसे करा, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये नहीं आती। बॉस, केपी शर्मा ओली गायब हो गया। नेपाल के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये है। बोलिए दोस्तों, आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। नेपाल में किसी को भी अगर ये गलतफहमी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करके ये कांड हुआ है ना, आई एम वेरी सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोग जिन्होंने ये आंदोलन किया है काफी देर से ये परेशान थे। 3 मेन चीजें हैं जो इनको नाराज कर रहे। सबसे पहला है भ्रष्टाचार। मैं वहां गया हूं बेटा, यू कांट इमेजिन कि कितना भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्ट देश है वो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट जारी की है। दोस्तों, एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने। सरकारी अस्पताल में जाओ जहां पर एडमिशन फ्री है, डॉक्टर कंसल्टेंसी फ्री है, मेडिसिन फ्री है, वो भी घूस मांगेगा। स्कूल में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए, वो घूस मांगेगा। और कुछ काम कराना है सरकार में कहीं जाके, कैन यू बिलीव दिस, आप अगर किसी शहर में रहते हैं, आप अपनी बिजली का बिल जमा कराने जा रहे हैं तो वो घूस मांगेगा। मैं कि हमारी जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी अफेयर्स में, वहाँ पे नेपाल के ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन हुई, और ये जो वायलेंस हो रहा है इससे हमारे दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि यंग लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे। आग लगी हुई है, ये इसी आदमी की बेवकूफी की वजह से है, केपी शर्मा ओली की वजह से। ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड हिमसेल्फ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजिंग। इसलिए वहां पे सब गेम्स हो रहे हैं। समझना पड़ेगा कि व्हाट डज दिस मीन, क्या होने जा रहा है आइंदा, या क्या आइंदा हो सकता है। और ये जो ओले साहब हैं, ठीक है जी, ये ओले भाग गए हैं। इंडियंस पहले ही बड़े नाराज थे ओले से, ठीक है। असल में जो केपी ओली की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, उसको गिराने में कह लें कि जो चाइना या ट्रंप है उसकी इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को नजर आ रही है। केपी शर्मा ओली जब दुम दबा के भाग गया है, ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट्ठू है, और ये बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। पिछले कुछ हफ्तों से नेपाल की सड़कों पर जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं। नौजवान भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि संसद भवन तक को आग के हवाले कर दिया गया और राजधानी काठमांडू का एयरपोर्ट कई दिनों तक बंद पड़ा रहा। ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा। सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई और युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। इसके साथ ही लंबे समय से चल रहा भ्रष्टाचार और नेताओं की नाकामी ने जनता का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। सबसे अहम बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने चीन से नजदीकी बढ़ाने की बात कही। लेकिन जनता को लगता है कि उनकी सरकार देश की असली समस्याओं से ध्यान भटकाकर भारत के खिलाफ खड़ी हो रही है। यही वजह है कि हालात और बिगड़ गए। दोस्तों, नेपाल के हालात सिर्फ नेपाल की जनता तक सीमित नहीं हैं। जब हमारा पड़ोसी देश अस्थिर होता है तो उसका असर सीधे भारत पर भी पड़ता है। सीमा सुरक्षा से लेकर व्यापार और कूटनीति तक, हर जगह भारत को सतर्क रहना होगा। साफ है कि आज नेपाल जिन 3 बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और चीन की तरफ झुकाव, वही उसकी मौजूदा तबाही की जड़ है। अब सवाल यह है कि नेपाल इस संकट से कैसे निकलेगा और भारत को कैसे कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या नेपाल की मौजूदा सरकार का चीन के साथ खड़ा होना भारत के लिए खतरा है, या ये केवल एक राजनीतिक चाल है? अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी आपके टेलीविजन पे आ रहा होगा कि नेपाल में आग लग गई, काठमांडू पे भूकंप सा आ गया, केपी शर्मा ओली गायब हो गया। पहले हेलीकॉप्टर, फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया, और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई, और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते। अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं।
नेपाल पुलिस ने साफ मना कर दिया, इसलिए फौज को बीच में आना पड़ा। अब एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठा के वहां पे मंत्रियों को गायब कर रही है। तो इनफैक्ट नरेंद्र मोदी साहब इज सेइंग के गुड बाय ओले, ठीक है, केपी शर्मा ओले गुड बाय, यू आर नो मोर यू नो द वन जिसकी हमें कोई ज़रूरत है, आपकी में कोई ज़रूरत नहीं है, आप फारग हो गए। और नेपाल जो है उसकी स्टेबिलिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कोशिशें करेंगे और तमाम लोग जो हैं वो वायलेंस ना करें, ठीक है जी। सो ये चीज़ है। उधर से नेपाल की जो आर्मी है उसने सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो अपने कंट्रोल में कर ली है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी तक की सिचुएशन में आर्मी ने स्टेप ओवर किया है, कंट्रोल संभाला है क्राइसिस का। नेपाल की जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, और मोदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ लाइफ पे बड़ा नुकसान हुआ है। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी कमेटी का फैसला किया है और द सिचुएशन इज़ डेलिकेट। सिचुएशन जो है वो डेलिकेट है, ये मैं आपको बड़े गारंटी से कह सकता हूँ। मैंने बाद में ये भी समझाने की कोशिश करी बाद में टेलीविजन के इंटरैक्शन के दौरान कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी, दिस मैन केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे इतना बोला, आपने हनी ट्रैप वर्ड कैसे यूज करा, आपने ये कैसे करा, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये नहीं आती। बॉस, आज 5 साल के बाद वो ट्वीट मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखो। जिस लोग ने नीचे कमेंट्स में मुझे उल्टा सीधा बोला था, ये देखो मेरा ट्वीट। ये जो गेम चल रहा है ना दोस्तों नेपाल में इस वक्त, आग लगी हुई है, ये इसी आदमी की बेवकूफी की वजह से है, केपी शर्मा ओली की वजह से। ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड हिमसेल्फ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजिंग, इसलिए वहां पे सब गेम्स हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली जो अब दुम दबा के भाग गया है, ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट्ठू है, और ये बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। घेर ली जमीन, उसको चाइना बना दिया, लोगों को बोल दिया कि आज के बाद तुम नेपाली नहीं, तुम चाइनीज हो। दे टुक अवे दैट टेरिटरी। ये बंदा चुपचाप बैठा रहा। ये तो रिसेंट बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैंने जब 5-6 साल पहले ये बात बोली थी कि पूरी की पूरी नेपाल की सरकार, ये जो लेडी है एम्बेसडर, ये मैनेज करती है, हैंडल करती है, इसने फंसा रखा है केपी शर्मा ओली को, तब लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। मैं ठीक कह सकता हूं, और मैंने ठीक बात बोली है। दोस्तों आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। नेपाल में किसी को भी अगर यह गलतफहमी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करके यह कांड हुआ है ना, आई एम वेरी सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों। 19 लोग मारे गए, अब पता नहीं झड़पें हो रही हैं, कल की खबर में कितनी और मौतों के बारे में। भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे सब लोग नेपाल में सुरक्षित, हमारे भाई बहन है वो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का मामला है, ये सरकार ने थोड़ा ना करा था, ये तो नेपाल की अदालत ने बोला था कि बैन करो। क्या हुआ, कुछ समय पहले राजशाही के लिए नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको पता ही है। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पपलू हैं वहां पे, इंक्लूडिंग केपी शर्मा ओली, इन्होंने अपना जमीर चीन के हाथ बेच दिया और यहां पे उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए कि भारत में भी लोग भड़के हैं। प्रभु श्री राम तो इंडिया के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। बड़े बड़े लोग जो भारत के महापुरुष हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भारत के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। यही केपी शर्मा ओली ने ये सारे के सारे बयान दिए। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते लोग तो परेशान थे ही, राजशाही को वापस लाने के लिए लोग आतुर थे, सड़क पे उतर आए थे, मामला ठंडा हो गया। फिर से ये जो अंडर करंट है नेपाल के अंदर, ये जो लोग परेशान है, इसका फायदा उठाया, और जो अभी नेपाल में हुआ है दोस्तों, दैट इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब कई लोग ये कह रहे हैं हो सकता है अमेरिका ने कर दिया, नहीं करूंगा, बिजली काट दूंगा तेरी। Now with this kind of this level of corruption, naturally young लोग नाराज। दूसरा unemployment, underemployment। अंडरएम्प्लॉयमेंट का, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, अंडरएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यू आर नॉट वर्किंग टू योर पोटेंशियल। जो आप कर सकते थे आप वो नहीं कर रहे, उससे बहुत कम कर रहे हैं। सरकार तो कहती है 20% है अनएम्प्लॉयमेंट, झूठ बोलते हैं, बहुत सी सरकारें झूठ बोलती हैं। माई फिगर्स जो मेरे दोस्तों ने बताया, मेरी नेपाल में उनसे बात होती रहती है,
इंटरेस्टिंगली व्हाट्सएप पे कहते हैं प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन व्हाट्सएप पे तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वहां से, हो सकता है वो कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो वहां पर इट्स क्लोजर टू 60%, यानी 100 में से 60 नौजवान, जिनको हम जेन जी कहते हैं, 15 से 25 साल की उम्र के, उनके पास रोजगार नहीं है। ये दूसरी बड़ी चीज जो इनको तंग कर रही है। और तीसरी, महंगाई। वहां का एग्रीकल्चर खत्म हो गया है, और जो यंग पीपल हैं जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, जिनके पास अपनी नौकरी नहीं, उनको हर चीज महंगी अब मिलने लगी है। एक जमाना होता था जब भारत में जो अमीर लोग थे वो भाग जाते थे नेपाल, उस समय वो खरीदने के लिए कॉर्डलेस फोन लेने, ये लेने, वो लेने नेपाल में आते थे, भारत में नहीं आते थे, हमारे प्रतिबंध थे। अब उल्टी चीज है, वो यहाँ आते हैं हर चीज लेने के लिए। तो नेपाल में अब इतनी महंगाई हो गई है कि 2 वक्त की रोटी भी अब मुश्किल से मिलती है लोग